गुड मॉर्निंग। यस बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 कल चल रहा था। 3 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। 4th पॉइंट बहुत क्लास पॉइंट है, ध्यान से समझिए। 2 बार ये ट्रांजैक्शन रिपीट होगा और अच्छे से माइंड में रखना है, एग्जाम लेवल का पॉइंट है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कैटरक की बुक में एंट्री पास करना है। 4 डिफरेंट कंडीशंस है। 3 कंडीशंस को कल हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 4th है। कैटरक्स acceptance to Patel for 5,000. Catrac's acceptance to Patel for 5,000. नहीं, कैटरक कौन है? रॉय है। कैटरक की एक्सेप्टेंस पटेल पर है, मतलब कैटरक ने पटेल को बिल एक्सेप्ट करके दिया है, मीन्स ये बीपी है कैटरक के लिए। एंड मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक, मोदी की एक्सेप्टेंस कैटरक पर है। कैटरक ड्रॉवर हो गया ना, ठीक है। 2 अलग अलग बिल है बेटा। पहला बिल किसके बीच में? कैटरक और पटेल के। कैटरक ने एक्सेप्ट किया, पटेल ने ड्रॉ किया। और दूसरा मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक, कैटरक ने मोदी पर बिल, मतलब मोदी ने कैटरक का बिल एक्सेप्ट किया, तो ये बिल अलग है, ठीक है। फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज्ड। अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज में इसने बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है ना। अब इस लैंग्वेज को ऐसे बनाओ। एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है? कैटरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000 discharged by मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक फॉर सिमिलर। ये जो इन्होंने लिखा है ना, अमाउंट वर्ड ड्यूली डिस्चार्ज, इससे कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये वर्ड होना चाहिए था बीच में, ठीक है। कैटरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5,000 डिस्चार्ज बाय मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक। क्या मीनिंग निकला? कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस पटेल को डिस्चार्ज की। सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ो और इसका मीनिंग निकालो। कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस पटेल को डिस्चार्ज की। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? अरे कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज की। कैटरक की एक्सेप्टेंस मतलब कौन सा बिल? कैटरक की एक्सेप्टेंस मतलब कैटरक के लिए बीपी हो गया ना बेटा। वो बीपी डिस्चार्ज किया मतलब बीपी का पेमेंट किया। अभी नहीं बात करेंगे अगले सेंटेंस की, सिर्फ मैंने जो पढ़ा उतने का ही मीनिंग निकालो। कैटरक्स एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज टू पटेल फॉर 5,000। कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज किया, मतलब कैटरक ने अपने बीपी का पेमेंट किया। बोलो एंट्री क्या होगी? बीपी डेबिट टू कैश, यस और नो? अरे कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज की तो बीपी डेबिट टू कैश। अच्छा, अगली बात जो ध्यान रखना, कभी भी ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो किस पर्सन को पेमेंट कर रहा है ये मत देखना। ड्रॉवी हमेशा अपने बीपी का पेमेंट करता है, किसी पर्सन को पेमेंट नहीं करता, ठीक है ना। जब नाहटा एकेडमी को आप फी देते हो
तो बोलो एंट्री क्या करती है नाटा एकेडमी? नाटा एकेडमी को आपने फी दी, तो नाटा एकेडमी एंट्री क्या करेगी इस चीज की? कैश डेबिट टू स्टूडेंट या कैश टू फी? हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं, हमें फी मिली है। यस और नो? अकाउंटिंग रूल में स्टूडेंट का नाम मैटर नहीं करता है। नाटा एकेडमी पूरे ईयर का जब एंड में P&L बनाएगी तो क्रेडिट में वो आपके नाम थोड़ी लिखेगी 3000 बच्चों के, वो वहां पर एक वर्ड लिखेगी बाय फी रिसीव्ड। यस और नो? तो ऐसे ही जब कोई ड्रॉवी अपने बीपी का पेमेंट करता है तो वो एंट्री बीपी टू कैश करेगा। अब जैसे कैटरक ने पटेल को पेमेंट किया तो एंट्री में पटेल का नाम नहीं आएगा बेटा जी, समझ गए? तो कैटरक ने अपने बीपी का पेमेंट किया बीपी टू कैश, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, अब आगे कंटिन्यू है, ठीक है ना? तो पहला सेंटेंस क्या? कैटरक ने अपने बीपी को डिस्चार्ज किया। अब आगे क्या बोल रहा है? बाय मोदीज एक्सेप्टेंस टू पटेल, सॉरी मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक। मोदी की एक्सेप्टेंस कैटरक के पास है। कैटरक के लिए कौन सा बिल हो गया? श्योर? अरे मोदी की एक्सेप्टेंस कैटरक के पास है, मतलब कैटरक के लिए बीआर हो गया, है ना? एज पर फर्स्ट सेंटेंस क्या किया पटेल ने, सॉरी कैटरक ने क्या किया? बीपी का पेमेंट किया। और एज पर सेकंड सेंटेंस कैसे किया? बीआर से किया। बीपी का पेमेंट बीआर से किया। आ गया समझ में? पार्ट करके पढ़ो, एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज करेगा ये पूरा ट्रांजैक्शन, ठीक है ना? वंस अगेन, कैटरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल डिस्चार्ज बाय मोदीज एक्सेप्टेंस टू कैटरक। कैटरक ने अपनी एक्सेप्टेंस पटेल को डिस्चार्ज की, मतलब कैटरक ने अपने बीपी का पेमेंट किया। कैसे किया? किसी मोदी नाम के व्यक्ति की एक्सेप्टेंस से। मोदी की एक्सेप्टेंस जो कैटरक के पास है वो है बीआर, ठीक है? बीपी का पेमेंट बीआर से किया। वन एंड ओनली एंट्री, बीपी डेबिट टू बीआर, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है इसका, ठीक है? अब कुछ बच्चे इसकी एंट्री बनाते हैं पटेल टू मोदी, कुछ बनाते हैं मोदी टू पटेल, जो भी बनाओगे वो रॉन्ग हो जाएगी। एकमात्र एंट्री जो करेक्ट है वो है बीपी डेबिट टू बीआर, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन, ठीक? तो बस अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा। ऑन 1 जनवरी 22 Vilas draw a bill for 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. Eknath accept the bill on 4th March. अब बेटा जी 1 जनवरी का 3 महीने का बिल है, तो मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 4 अप्रैल। 1 जनवरी से 3 महीने, हाँ? फिर ये लिख रहा है 4th मार्च, मतलब 1 महीना अभी पहले। 4 अप्रैल का बिल 4 मार्च को है। ऑन 4th मार्च एकनाथ रिटायर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट ए डिस्काउंट 12% पर एनम। क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है। कितने टाइम पहले हो रहा है रिटायरमेंट? 1 महीने पहले, ठीक है? तो 10,000 का 12% से 1 मंथ का रिबेट निकाल लो। 10,000 का 12% इंटू 1/12, 100 रुपीज, 100 रुपए रिबेट आ गई, बस। योर आस्क्ड टू जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। वो ध्यान से रिक्वायरमेंट को पढ़ना है बेटा, एग्जाम में रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? विलास ने एकनाथ पर बिल ड्रॉ किया। विलास ड्रॉवर, एकनाथ ड्रॉई। और आपसे एंट्री किसकी बुक में पूछ रहा है? ड्रॉई की बुक में, ठीक है? चलो एंट्री बताते जाना। विलास ने एकनाथ पर बिल ड्रॉ किया, हाँ, एकनाथ की बुक में एंट्री बनाना है। क्या एंट्री होगी? विलास डेबिट टू बीपी। भाई अगली एंट्री बता। ड्यू डेट पर बिल रिटायर हो गया, अटेंशन नहीं है इधर। अभी लेट ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग से, कब से किया? 4 से ही किया। विलास ने, सॉरी एकनाथ ने 1 महीने पहले बिल रिटायर कर दिया,
ठीक है, तो बीपी रिटायर हो रहा है, बोलो एंट्री, बीपी डेबिट टू कैश टू रिबेट। आप रिबेट को रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आएगा तो वहां डिस्काउंट वर्ड यूज करना कंपल्सरी। पहले भी ये चीज मैंने बताई, आज फिर बता रहा हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिबेट डिस्काउंट दोनों करेक्ट। बस 2 एंट्री हो रही है बेटा, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, ठीक है ना, इसलिए वो अंडरस्टूड है। अब ये विलास की बुक में एंट्री मांग रहा है, ये सब अंडरस्टूड है अपने। ये है 7th नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल अपना बनता है। मिस्टर डेविड ड्रॉज 2 bills of exchange on 1st January for 6,000 and 10,000। डेविड ने 2 बिल ड्रॉ किए, एक 6,000 का है, दूसरा 10,000 का है। बिल फॉर 6,000 इज फॉर 2 months while बिल फॉर 10,000 इज फॉर 3 months। 6,000 वाला बिल 2 महीने का है और 10,000 वाला बिल 3 महीने का है, ठीक है। These bills are accepted by थॉमस, थॉमस ने एक्सेप्ट की। डेविड ड्रॉवर है और थॉमस ड्रॉई है। लास्ट सेंटेंस पढ़कर पहले किसकी बुक में एंट्री बनाना है वो देख लें और एंट्री बनाते हुए चलते हैं। यू आर गिवन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेविड, ठीक है ना, ड्रॉवर की बुक में एंट्री बनाना है। चलो, डेविड ने थॉमस पर 2 बिल ड्रॉ की। बी आर फर्स्ट डेबिट, बी आर सेकंड डेबिट टू थॉमस, ठीक बेटा। हमेशा जब 2 या 2 से ज्यादा बिल ड्रॉ हो तो सेपरेट सेपरेट डेबिट करना, क्योंकि दोनों बिल फिजिकली अलग अलग हैं और दोनों बिल्स का यूज अलग अलग होता है, ठीक है। तो बी आर फर्स्ट डेबिट, बी आर सेकंड डेबिट टू थॉमस। बस फर्स्ट बिल 2 months का है, 1 जनवरी से 2 months आगे जाओ, 4 मार्च, 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक है ना, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 4 मार्च। जितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग अकाउंटेंसी में एग्जाम में हो रही है, आईसीआई जितनी स्ट्रिक्ट कॉपीज चेक कर रहा है, उससे अब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि आपने डेट गलत लिख दी तो भी वो मार्क्स काट ले। बहुत अवेयरनेस रखनी, बहुत अवेयरनेस, हर चीज में अलर्ट रहना, ठीक है। तो टाइम गिनने में अगर जिसको डिफिकल्टी है, बार बार गिनो अपने हाथों से, ठीक है। डेट टू डेट एक महीना आगे बढ़ो और जो डेटा है उसमें 3 दिन जोड़ दो। 2 महीने आगे बढ़ना है, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 महीना 1 फरवरी से 1 मार्च, दूसरा महीना और प्लस 3 days ऑफ ग्रेस 4 मार्च। अब आगे क्या लिख रहा है ये, ऑन 4 मार्च थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल with interest at 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agreed to this proposal. काई की रिक्वेस्ट कर रहा है, रिन्यूअल की, राइट है। कितना पार्ट पेमेंट, कोई पार्ट पेमेंट है ही नहीं, होगा तो दिखेगा बेटा जी, नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ड्रॉवी के पास कुछ पैसा अवेलेबल हो, ठीक है ना। मैं हमेशा मेजॉरिटी नॉलेज के बेस पर आपको बेसिक नॉलेज देता हूं, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। बाद में क्वेश्चन में कुछ चीजें शॉर्ट हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट कर दो। रिन्यूअल के 100 क्वेश्चन पढ़ो अलग अलग रेफरेंसेस से, 90 से 95 में आपको पार्ट पेमेंट मिलेगा, तो हमारा बेसिक नॉलेज तो पार्ट पेमेंट के साथ ही होगा। अब 100 में से 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पार्ट पेमेंट नहीं है, अब नहीं है तो हटाओ, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ, पहला बिल 6,000 का है, इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, कोई पार्ट पेमेंट है ही नहीं बेटा। अगर पार्ट पेमेंट होता तो बचे हुए पर इंटरेस्ट लगता, अभी आप पूरा 6,000 पर लगाएंगे। अच्छा, बिल कितने मंथ्स के लिए रिन्यू करवा रहा है वो, 2 months के लिए, तो 6,000 का 18% से 2 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट 180। बेटा जी महीने लेने में मत भूल करो, मेजॉरिटी कम से कम 30 से 40% स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा है कि जब वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट कैलकुलेट करता है तो मंथ नहीं ले रहा है, ठीक है ना। एक कॉमन मिस्टेक जो मेरे को
रेगुलर टेस्ट में और मॉक टेस्ट दोनों में दिख रही है। बिल्कुल अवॉइड कर दो इस मिस्टेक को। कैसे कर रहे हैं हम? 6000 इंटू 18/100 720। गया, गलत हो गया। क्या गलत कर दिया भैया? अब बताओ, ये ब्लंडर मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है? वह छोटी सी है करने के लिए, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कटवा देगी। अपन क्यों कर रहे हैं यार ये सिली मिस्टेक्स? नहीं करना है, अवॉइड करो इन सबको। जो अच्छा, मैं हमेशा ये चीज बताऊंगा, कहीं कोई नेगेटिव मत लेना, मैं टॉन्ट कर रहा हूं, ये आपकी बेवकूफी होगी जो भी ऐसा समझेगा। मुझे आपको आपकी मिस्टेक बताना है और यही आपके लिए बेनिफिशियल है कि अब अगली बार मुझे तो ये मिस्टेक नहीं करना है। क्योंकि ये चीज कहाँ डिस्क्लोज हो रही है? अकोमोडेशन के क्वेश्चन, जहां पर कि डिस्काउंट को मंथ वाइज कैलकुलेट करना 2 बार हर क्वेश्चन में आ ही रहा है। तो दोनों बार डिस्काउंट गलत निकल दिया, वो 4 मार्क्स में से 1 मार्क तो काटना ही है उसने। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से तो वो 2-3 मिस्टेक अगर क्वेश्चन में हो रही है तो 0 दे रहा है वो। इसलिए अवॉइड करो। अब यहाँ ये गलत हो गया बेटा, अब इसी में अपन ने 2/12 और कर लिया, तो अब ये 180 करेक्ट आ गया। डन बेटा। चलो, पॉइंट क्या चल रहा है? थॉमस ने रिक्वेस्ट की और डेविड ने बिल रिन्यू कर दिया। 6000 का पूरा बिल रिन्यू हो रहा है 180 इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ड्रॉवर की बुक में रिन्यूअल की एंट्री बनाना। बोलो, पीआर डेबिट। अब पीआर डेबिट होगा, कैश डेबिट नहीं होगा, क्योंकि पार्ट पेमेंट है ही नहीं। छोड़ो, कैश डेबिट मत करो। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया? 180। टू बीआर ओल्ड बिल 6000, और डेबिट में ऑटोमेटिक 6180 हो जाएगा। ठीक है, पूरी एंट्री क्या बनी? बीआर डेबिट 6180, टू इंटरेस्ट 180 और टू बीआर 6000। डन। आगे, ऑन 20th March 22 दूसरा बिल 3 महीने का था। 3 महीने आगे बढ़ जाओ, 1 जनवरी को 3 मंथ्स का बिल है, 1 जनवरी से 3 महीने आगे बढ़ो। 4 अप्रैल सेकंड बिल की ड्यू डेट। ये कह रहा ऑन 20th March थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। क्या हुआ? सेकंड बिल रिटायर हो गया। फिर से पढ़ो, ऑन 20th March मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। ठीक है, द इंटरेस्ट, रिबेट और डिस्काउंट बीइंग 100। 3 वर्ड ऑप्शनल है बेटा, इंटरेस्ट बोलो, रिबेट बोलो, डिस्काउंट बोलो, जो तुम बोलो वो 200 रुपए। ठीक है ना, हम एक वर्ड यूज करेंगे। ठीक, इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है पहली बार। देखो, जल्दी पेमेंट हो जाए तो रिबेट या डिस्काउंट, और लेट पेमेंट हो तब इंटरेस्ट, है ना। इसलिए इंटरेस्ट वर्ड यहां कभी यूज मत करना। ठीक, अब बिल की मैच्योरिटी थी 4 अप्रैल और यहाँ 20 मार्च को ही पेमेंट हो रहा, मतलब 15 दिन जल्दी पेमेंट हो गया। ठीक है, तो सेकंड बिल हो गया बेटा रिटायर। सेकंड बिल 10,000 का है और 100 रुपए रिबेट पर रिटायर हो रहा है। चलो एंट्री बनाओ। कैश डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट डेबिट टू बीआर सेकंड। मेंशन करना बीआर फर्स्ट या बीआर सेकंड, है ना। फिर से 10,000 का बीआर है, 100 रुपीज रिबेट के बाद 9900 कैश डेबिट को मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 9900, रिबेट या डिस्काउंट जो भी वर्ड यूज करो, डेबिट 100 टू बीआर सेकंड 10,000। बेटा जी 2 बिल थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बिल हो गया रिटायर और सेकंड बिल हो गया, फर्स्ट बिल हो गया रिन्यू और सेकंड बिल हो गया रिटायर। हो गए दोनों बिल का कंक्लूजन कंप्लीट। अभी बिल रिन्यू होकर 6180 पर नया ड्रॉ हो गया, तो 6180 अमाउंट ड्यू। ओके, अब आगे बढ़ो। ये बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। बेटा जी 4 मार्च को फर्स्ट बिल रिन्यू हुआ 2 महीने के लिए। पढ़ो आगे, 4 मार्च से 2 महीने। 4 अप्रैल, 4 मई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 7 मई, है ना। 7 मई से पहले मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। कौन है? ट्रॉय, जो
ड्रॉई है, डेविड ड्रॉवर है, थॉमस ड्रॉई है। थॉमस मतलब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया जब कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइबिलिटी का, यहाँ पर्सनल का मतलब बिजनेस से रिलेटेड, जब कोई व्यक्ति अपनी बिजनेस लाइबिलिटी का अपनी बिजनेस एसेट से कंप्लीट पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति की बिजनेस लाइबिलिटी उसकी बिजनेस एसेट से बहुत ज्यादा हो गई और वो अपनी लाइबिलिटी को अपनी एसेट से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, उसके क्रेडिटर उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, पिंच कर रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाता है, जज को रिक्वेस्ट करता है सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट को दिया है। जज को रिक्वेस्ट करेगा ये बंदा मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, जज इसकी रिक्वेस्ट पर इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले, चाहे वो बिजनेस एसेट्स हो चाहे वो उसकी पर्सनल एसेट्स हो, सीज कर लिया, जब्त कर लिया, नीलाम करवा देगा कोर्ट, उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन करवा देगा। कोर्ट को उस सारी प्रॉपर्टी से जो कैश मिलेगा, कोर्ट इस पर्सन के सारे क्रेडिटर को कोर्ट में बुला लेगा, सबको नोटिस इशू करके, इससे लिस्ट ले लेगा किस किस को पेमेंट करना है, कितना करना है, जो बताओ, लिस्ट दे दी उसने, सबको कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए, आपको इस बंदे से पैसा लेना है, इस डेट पर इस टाइम पर कोर्ट में आ जाओ। अब मान लो इसकी लाइबिलिटी है 1.5 करोड़, इसकी कंप्लीट एसेट से रिकवर हुआ 1 करोड़, लाइबिलिटी ज्यादा है तभी तो इंसॉल्वेंट हो रहा है ये। इसकी लाइबिलिटी है 1.5 करोड़, कोर्ट के पास अभी इस समय जो कैश रियलाइज हुआ है इन ऑल 1 करोड़, कोर्ट क्या करेगा, ये 1 करोड़ रुपया इन 1.5 करोड़ रुपए में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है ना। जज ये सारे काम जज कर रहा है, ठीक है, और जज इलीगल कुछ करता ही नहीं, जज ही तो लीगल मतलब एक हम बोल सकते हैं कि लीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कुछ गलत करेगा ही नहीं। इन ऑल मिले 1 करोड़, ओवरऑल लाइबिलिटी है 1.5 करोड़, ठीक है, प्रोपोर्शनेट। थोड़ा सा मैं इजी कर लेता हूं फिगर को, 1 करोड़ 20 लाख कर लेते हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख की लाइबिलिटी है, 1 करोड़ मिले, प्रोपोर्शन बनाना है, ठीक है ना, कितना बनेगा 6:5, मतलब हर 6 रुपए के बदले कोर्ट उसको कितना पेमेंट करेगा, 5 रुपए का, राइट है। अभी सबको जरूरी 1 करोड़ 20 लाख एक व्यक्ति की थोड़ी लाइबिलिटी है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, किसी को 10 लाख लेना है, किसी को 5 लाख लेना है, किसी को 15 लाख लेना है, किसी को 20 लाख लेना है, ठीक है ना। तो कोर्ट एक प्रपोर्शन बना लेता है, इसी रेशो, इस अमाउंट के बेस पर देना 1 करोड़ 20 लाख, अवेलेबल 1 करोड़, रेशो बन गया 6:5 का, हर 6 रुपए के बदले 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और जज दे रहा है, कोई क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता, राइट। तो जज इस तरह से इस पर्सन की सारी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट उनके क्रेडिटर में कर देता है, ठीक है। सारे क्रेडिटर को ये प्रोपोर्शनेट पेमेंट हो गया, इस बंदे की एसेट्स भी जीरो हो गई, इसकी लाइबिलिटी भी जीरो हो गई। अब कोर्ट इसको इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दे देता है, और इंसॉल्वेंट पर्सन को आप अपने पैसे के लिए कहीं भी पंच और टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट उसको सिक्योर्ड कर देगा। खत्म हो गया ना पैसा, जान तो नहीं ले सकते हो आप किसी, जितना पैसा था इसका हमने आपको अपने हाथों से बांट दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब इसको आप कुछ मत बोलो, ठीक है। वो बंदा सेफ हो जाए, हालांकि वो बिल्कुल रोड पर आ गया, इसको बोलते हैं ना रोड पर आना, ये वही वाला केस। तो ये इंसॉल्वेंसी का मीनिंग, ठीक है। अपन पुराने सिलेबस की बात करें तो पूरे सिलेबस में इंसॉल्वेंसी सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज होती थी, ठीक है। अब हमें इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप में भी पढ़ना है, तो ये चीज वहां पर भी है। तो फिलहाल अब अपन आगे बढ़ेंगे। थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया, ओनली 50 पैसा इन रुपी कुड बी रिकवर्ड, मतलब ये जो लैंग्वेज उसमें ऐसा क्या हो रहा है, 1 करोड़ 20 लाख लाइबिलिटी और मिले 60 लाख ही, कितने देंगे, 1 करोड़ 20 लाख की लाइबिलिटी है और कैश 60 लाख की बचा, तो आधा हो गया ना, ये आधा वाला पेमेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो
थॉमस से वो इंसॉल्वेंट हो गया और इसकी प्रॉपर्टी में 1 रुपए में 50 पैसे का पेमेंट हुआ, राइट है। अब अपने पॉइंट पर आए, कितने बिल थे? 2। पहले बिल का क्या हुआ? नहीं, पहले बिल का रिन्यूअल हुआ। कितने में रिन्यूअल हुआ था? 6180, फिगर याद है ना। दूसरा बिल रिटायर हो गया, रिटायर हो गया मतलब मैट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो अल्टीमेटली एक बिल बचा है 6180, है ना। अब पूरे चैप्टर के लिए एक थॉट याद रखना, अभी यूज हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं हो रहा आगे, लेकिन जैसे अपन अकोमोडेशन में जाएंगे, अकोमोडेशन के हर क्वेश्चन में थॉट लगेगा, तो आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, लोड मत लेना। थॉट क्या है? जब भी ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके ऊपर जो बिल ड्रॉ किया वो डिसऑनर हो जाएगा। थॉट क्या है? जैसे ही ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हुआ, ये ड्रॉवी है थॉमस, ठीक है ना, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होगा तो उस पर ड्रॉ किया हुआ बीआर डिसऑनर हो जाएगा। अभी आपने रिन्यूअल की एंट्री क्या की थी? बीआर डेबिट टू इंटरेस्ट टू बीआर, तो बेटा जी 6180 से एक बीआर आपके बुक में डेबिट है ना, और उसी का ड्रॉवी जो थॉमस है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो डिसऑनर के लिए एंट्री को, डिसऑनर की एंट्री कर दो। किससे पैसा लेना है? थॉमस डेबिट और बीआर क्रेडिट। क्या एंट्री हो गई इसकी? थॉमस डेबिट टू बीआर। ओके, अब बताओ थॉमस से कितना लेना है? 6180, और चूंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो इंसॉल्वेंसी की वजह से उससे मिला कितना? 50%, ठीक है ना। 50% मतलब 3090, और बेटा किसी व्यक्ति के इंसॉल्वेंट होने की वजह से अगर उससे पैसा कम मिले तो बचा हुआ अमाउंट बैड डेब्ट, कॉमन टर्म है ये तो, ठीक है। तो आधा अमाउंट कैश मिल गया और आधा बैड डेब्ट हो गया। बोलो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बीआर, नहीं टू थॉमस, ठीक है ना, टू थॉमस। देखो अब मैं इसको एक पूरा शॉर्ट वे में राइटिंग में बता रहा हूं ताकि आपको इस पर कमांड हो जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट कवर कर रहा है। डेविड की बुक बना रहे हैं अपन। सबसे पहले 2 बिल ड्रॉ किए, बीआर फर्स्ट डेबिट, बीआर सेकंड डेबिट टू थॉमस। पहला बिल 6000 का, दूसरा 10,000 का, टोटल 16,000, ठीक है। ये नरेशन हो गई बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल्स ड्रॉन, ठीक है। अब ये बिल हुआ है 1 जनवरी। अब पहले बिल की मैच्योरिटी डेट है 4 मार्च, ओके। और क्वेश्चन साइमल्टेनियस देखते जाइए, ये लिख रहा है थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो 180 रुपए इंटरेस्ट के साथ ये बिल रिन्यू हो गया। तो बीआर डेबिट, चूंकि ये सेपरेट है इसलिए आप बीआर डेबिट, और अगर आपको ये सुटेबल नहीं लग रहा है आप इसको थर्ड दे दो। ये अपनी चॉइस है बेटा, इसमें कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आपने बीआर डेबिट किया तो भी करेक्ट हो, और आप बीआर थर्ड डेबिट किया तो भी आप करेक्ट हो, ठीक है। बीआर थर्ड डेबिट टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट 180 आया, और फर्स्ट बीआर हो गया कैंसल 6000, और ये बीआर डेबिट हो गया 6180, ठीक है। बीइंग बिल रिन्यूड, ठीक। अब आती है 20 मार्च। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ऑन 20th मार्च थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर 2000, रिबेट बीइंग 100। तो जो सेकंड बिल है वो रिटायर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 9900, रिबेट अकाउंट डेबिट 100 टू बीआर सेकंड 10,000। यहां तक कंक्लूड करें तो 2 बिल ड्रॉ किए थे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रिन्यू हो गया, थर्ड सेकंड रिटायर हो गया, ओके। अब इन ऑल आपके पास थर्ड बिल के फॉर्म में 6180 का एक बीआर बचा है, ठीक। अब आगे लिख रहा है ये, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 50 पैसा एंड रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट,
ठीक है, तो पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इस बिल की ड्यू डेट से पहले थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया। ये थॉट अभी बार बार आएगा तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। वो थॉट है कि जब भी ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो तो उस ड्रॉवी पर ड्रॉ किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, हमने 3 बिल ड्रॉ किए थे जिसमें से एक बिल 3rd नंबर का बचा है, तो वो डिसऑनर कर दें। अब ये जो डिसऑनर हुआ है तो पैसा लेना किससे है? थॉमस से। तो एज ए डेटर थॉमस डेबिट हो जाएगा और यही BR 3rd जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ये होगी एंट्री बिल की ड्यू डेट पर। क्या एंट्री हो गई? थॉमस डेबिट टू BR 3rd। एक ऐसा सिस्टम समझिए और हमेशा फॉलो कीजिए जो कभी भी आपको कंफ्यूज ना करे। फिर मॉड्यूल की कंट्रोवर्सी, इंसॉल्वेंसी के केस में डायरेक्ट कैश से एंट्री बना देंगे और कई बार BR डिसऑनर करवाएगा। अब आप सॉल्यूशन कितने रटोगे यार, और कब तक रटोगे? आज इस 3rd वीक ऑफ फरवरी में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। 4th वीक में कोई दूसरा चैप्टर आ गया, मार्च 1st वीक में चौथा आ गया, 5वां आ गया, 6ठा आ गया, आपको याद ही नहीं है मॉड्यूल से आप रट कर क्या गए थे। मेरा एक ही एडवाइस है, अपना एक प्रिंसिपल बना लो, एक चीज पर एक ही नॉलेज रखना है। मॉड्यूल क्या कह रहा है, ठीक है, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें नहीं देख। इस चीज पर आप जितना सॉलिड होगे उतना आपका परफेक्शन बढ़ेगा। ओके, अदरवाइज हर व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें सॉल्व कर रहा है। किसने क्या किया, सबके फंडे अलग अलग है, कितने याद रखोगे यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज, जैसे ही ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हुआ मुझे बिल डिसऑनर करना है, तो क्या होता है, ये थॉमस अगेन डेटर बन जाएगा और फिर उससे बैड डेट की एंट्री बनाओगे तो परफेक्ट एंट्री बनेगी। ठीक, ये हो गया बीइंग 3rd बिल डिसऑनर्ड। और अब 7 मई को इस 6180 में से आधा अमाउंट मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 3090, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3090 टू थॉमस, कितना 6180। ठीक है, अब सर मैं BR डिसऑनर की एंट्री नहीं बना रहा हूं, वो कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू BR 3rd किया, ठीक है ना, करेक्ट है। लेकिन ये चीज बार बार नहीं होगी, इसलिए आप एक ऐसा नॉलेज रखो जो हमेशा क्लियर है, पहले बिल डिसऑनर उसके बाद सेटल। ठीक है, कंप्लीट, ये पूरा सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन। ठीक भैया, चलिए, आपको कहीं कुछ नोट वोट करना है तो बेटा नोट करने का टाइम हमारी क्लास में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पूरी परमिशन है पिक लेने की, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो भी चीज आपको मेरी स्क्रीन से नोट करनी है और बाद में घर पर बैठकर कॉपी में नोट कर ले, और प्रैक्टिस बना लेना। जितने क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं राइटिंग में हम कॉपी में सॉल्व कर लें, सिस्टमेटिक कॉपी बनाकर चलिए जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएं। अब बच्चों जैसे 2-2, 3-3 लाइनों के जो क्वेश्चन आया अभी जैसे विलास और एकनाथ वाला है वो स्किप कर दें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखें, आपका कंप्लीट नॉलेज सेट हो जाता है। बेटा कौन सी फाइल सेंड करने को बोल रहे हो श्रीवास्तव जी? बेटा लास्ट एंट्री में BR इसलिए क्रेडिट नहीं किया क्योंकि हमने BR डिसऑनर की एक अलग एंट्री बना ली। कार्तिक शर्मा, लास्ट एंट्री में BR क्रेडिट इसलिए नहीं किया कि हमने BR डिसऑनर की एक अलग एंट्री बना ली, राइट है। यहाँ पर अगर आप एंट्री कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू BR 3rd करते हो तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब आगे अकोमोडेशन में यही इंसॉल्वेंसी वाला केस पढ़ोगे तो आपको वहां पर ऐसा कंपलसरी करना होगा, तो बेटर होगा कि एक सिस्टम बनाओ जो एक जैसा चलेगा। अभिजीत श्रीवास्तव, वो जो आप बोल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्टार्टिंग वाला, वो पूरा PDF एक बार मैं और सेंड कर देता हूँ, शायद अभी आपके ग्रुप पर आया नहीं होगा। बैच सेटल होने तक ग्रुप
डिस्क्लोज नहीं होता, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको नहीं भेज पा रहा हूं। मैं आज श्योर उसका फाइल भिजवा देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब बेटा जी इसने भी देखो पहले बीआर डिसऑनर की अलग एंट्री की है और फिर कैश और बैड डेब्ट की एंट्री की, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप पहले बिल डिसऑनर करो और फिर कैश रिकवरी की एंट्री करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। रीता ऑर्ड 1 लाख टू सीरीमन। ऑर्ड का मतलब होता है ड्यू, और ड्यू के दोनों मीनिंग होते हैं। ड्यू का मतलब लेना भी होता है और देना भी होता है। यस और नो? ड्यू है ना, ऑड सिनोनिम है ड्यू का, और ड्यू का कोई मीनिंग नहीं क्योंकि दोनों को एक ही वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो हमेशा उस ड्यू या ऑड के आगे एक हेल्पिंग वर्ब, एक प्रीपोजिशन लगा होगा, वहां से समझ में आता है कि लेना है या देना है ना। रीता ऑड टू सीरीमन, बताओ कौन किसको देगा? पे करने वाला कौन? रीता, ओके। और वो किसको पेमेंट करेगी? श्रीमन। रीता को 1 लाख रुपए श्रीमन को पे करना है। समझ में आई बात? ठीक है ना। रीता ऑर्ड फ्रॉम श्रीमन, ये टू के बजाय फ्रॉम लिख देता। बात समझ में आ गई मेरी? ऑर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। ऑर्ड मतलब ड्यू, ड्यू का मतलब लेना भी होता है, ड्यू का मतलब देना भी होता है। हमेशा उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगा होगा, वहां से मीनिंग निकालना। रीता ऑर्ड टू श्रीमन मतलब रीता को पेमेंट करना है श्रीमन को, राइट है। अब रीता ऑर्ड फ्रॉम श्रीमन मतलब रीता को श्रीमन से 1 लाख रुपए लेना है। दोनों मीनिंग क्लियर हो, ठीक है। अभी फिलहाल रीता को 1 लाख रुपए श्रीमन को देना है। रीता एक्सेप्टेड ए बिल drawn by सीरीमन for the amount at 3 months। अच्छा नीचे अपन पढ़ते हैं किसकी बुक बनाना है? सीरीमन की, राइट है। रीता ऑर्ड की कोई एंट्री नहीं होती बेटा, ऑर्ड बैलेंस अमाउंट है, वो बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है। अब लिखा है इसका रिजल्ट क्या है? रीता ने सीरीमन का 3 महीने का 1 लाख का बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सीरीमन ने रीता पर बिल ड्रॉ किया। बुलाओ एंट्री, बीआर डेबिट टू रीता 1 लाख रुपए, राइट है। फिर सीरीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 99,000। सीरीमन ने ये बिल 99,000 में डिस्काउंटिंग करवा लिया। डिस्काउंटिंग की एंट्री बोलो। अगेन बेटा जी 1 लाख का बिल 99,000 में डिस्काउंटिंग हो रहा है तो 1,000 का डिस्काउंट है ना। तो बैंक डेबिट 99,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000 टू बीआर 1 लाख, ठीक है। फिर Before the due date, Rita approached Shriman for renewal of bill। इस 1 लाख के बिल की ड्यू डेट से पहले रीता श्रीमन को अप्रोच करती है और रिक्वेस्ट करती है कि बिल रिन्यू कर दो। रिन्यूअल में क्या होता है बेटा जी? पुराना बिल कैंसल होकर नया बिल ड्रॉ होता है, सही है। बिना पुराना बिल कैंसल हुए नया बिल ड्रॉ हो जाएगा? हाँ जी, नहीं होगा। तो पुराना बिल किसके पास है? बैंक के पास है, ठीक है ना। बैंक के पास है। अब अगर रीता श्रीमन को रिक्वेस्ट करती है कि बिल रिन्यू कर दो, तो बताओ श्रीमन को क्या करना पड़ेगा? बैंक से बिल लेना होगा। बात को समझना। ये वाला सेम क्वेश्चन राम और श्याम के नाम से मेरे नोट्स में भी, वही जो नोट्स में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस से मॉड्यूल में क्वेश्चंस चल रहे, ठीक है। अब रीता ने रिक्वेस्ट की श्रीमन से बिल रिन्यू कर दो, ठीक है ना। आगे पहले पढ़ो, एक चीज और क्लियर हो जाएगी। श्रीमन एग्री टू कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट on the remaining amount at 12% per annum for 3 months
and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. These arrangements were carried out. पहले क्या लिख रहा है? श्रीमन agreed. कंडीशन पूरी है बट श्रीमन मान गया है. और फिर आगे लिख रहा है these arrangements were carried out. ये अप्लाई हो गया. तो श्रीमन कहां से बिल को रिन्यू करने के लिए पुराना बिल कहां से लाएगा? ये चीज यहां कहीं नहीं लिखी है, आपको ध्यान रखना है. अगर कोई ड्रावर बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा ले या ड्रावर बिल किसी को एंडोर्स कर दे और ड्रावी ड्यू डेट पर रिन्यूअल की रिक्वेस्ट लेकर आए, ठीक है, तो ड्रावर को ये बिल बैंक से लेकर फिर बिल का रिन्यूअल करवाना है. अब बैंक क्या फ्री में बिल दे देगी? श्रीमन को बैंक को 1 लाख रुपए लौटाने होंगे. बेटा जी ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट पर बैंक बिल ड्रॉवी पर प्रेजेंट करने वाली है. इससे पहले ड्रावर बैंक में जाता है और बैंक को बोलता है लाओ वो मेरा 1 लाख का बीआर मुझे वापस लौटा दो. बैंक बोलती है लाओ 1 लाख रुपए. क्या ऑब्जेक्शन है बैंक को? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. जो ड्रावर बिल डिस्काउंटिंग करवा कर ले गया वो खुद बीआर मांगने आया तो बैंक 1 लाख रुपए लेकर उसको बीआर दे देगी. बेटा मीटिंग कनेक्ट हो रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा. ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? ओके बेटा पावर कट हो गया था. तो पॉइंट क्या है बेटा? ड्यू डेट पर ड्रावर खुद बैंक के पास जाता है और बोलता है मेरा बिल मुझे दे दो. बैंक उसको बिल दे देगा बट बैंक उसके अकाउंट से 1 लाख रुपया काट लेगा. भाई का एक क्वेश्चन है कि क्या बैंक डिस्काउंट लेगा? बिल्कुल लेगा ना. बैंक ने बिल डिस्काउंटिंग करके दिया था 3 अक्टूबर, ठीक है ना. मेच्योरिटी डेट है 4 जनवरी और ये सब कुछ 4 जनवरी को हो रहा है तो बैंक डिस्काउंट तो पूरा लेगा. तो बैंक ने दिए थे ड्रावर को 99 बट ड्यू डेट पर लेगा 1 लाख रुपए. तो बेटा एक नई जर्नल एंट्री बनाओ. यहाँ पर नई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले यूज नहीं हुई. ड्रावर ने बैंक को 1 लाख रुपया देकर बैंक से बीआर ले लिया. कैश डेबिट करने की जरूरत नहीं है. पहली बात तो बीआर आ रहा है, डेबिट क्या होगा? बीआर डेबिट टू बैंक. अरे क्या कैश देना जरूरी है? नहीं, अपना अकाउंट है ना, बैंक को बोलेंगे काट ले भाई मेरे अकाउंट से. अंडरस्टूड करिए. आपने बीआर टू कैश लिखा, मैं नहीं मानता हूं ये एंट्री गलत है बट बिल्कुल सही भी नहीं है. बिल्कुल सही वाली मोस्ट अप्रोप्रिएट एंट्री है. ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंट्री है बीआर डेबिट टू बैंक. बीआर आ रहा है, बीआर क्या हो जाएगा? डेबिट, और बैंक से पैसा कट गया तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट.
बी आर डेबिट टू बैंक। ये एंट्री आपको रिन्यूअल से पहले बनाना है कंपल्सरी। डन। चलो अब क्या बोल रहा है ये, सीरीमन एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली। क्या है ये 50,000? हाँ जी, फिर से पढ़ते हैं क्या लिख रहा है आगे ये, सीरीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली। 50,000 रुपए पार्ट पेमेंट है। अब 1 लाख के अगेंस्ट 50,000 का पार्ट पेमेंट हो गया, 50,000 बचा। ठीक है, फिर लिख रहा है टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। बताओ ये जो इंटरेस्ट है वो किसके साथ ऐड है? बहुत ध्यान से पढ़कर मीनिंग निकालना। बोलो, यही चीजें आपको एग्जाम में डिसाइड करनी होती है। ध्यान से पढ़ो उस लैंग्वेज को। क्या लिख रहा है वो, सीरीमन एग्रीड ऑन कंडीशन दैट 50,000 be paid immediately together with interest on remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months। बताओ अब फाइनल क्लियर लिखा है 50,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब जो पार्ट पेमेंट है उसे 50,000 नहीं हो, 50,000 और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट है। अब पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 50,000 रुपए का 12% से 3 मंथ्स का 1,500 रुपए आ रहा है, तो बेटा जी ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 50,000 में, तो पार्ट पेमेंट कितना बन जाएगा 51,500। और चूंकि इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ अभी पेड कर दिया, तो जो नए बीआर का अमाउंट है वो कितना होगा 50,000। मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ, और ऐसा नहीं अवेयर यहाँ करवा रहा हूँ। अब क्या हो गया, एक ठोकर लग गई ना, तो चीज़ों का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता जाएगा। यही चीज़ पहले भी मेन रेगुलर बैच में भी होती थी, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं थी। अब बढ़ाओ और अभी भी किसी को नहीं है, तो फिर वही बात है कि अपने साथ ट्रेजेडी हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें, और ये आपको पढ़कर डिसाइड करना है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं। इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ भी ऐड होता है और नए बिल के साथ भी ऐड होता है। अब क्वेश्चन ने लिखा है कुछ और, हमने मीनिंग समझा नहीं हो, हमने कर दिया कुछ और, वो गलत होना ही नहीं होगी वो गलती, अगर आप अवेयरनेस रखोगे। तो यह क्लियर लिखा है कि जो 50,000 है वो विथ इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो 51,500 हो गया। चलो बिल्कुल आराम से रिन्यूअल की एंट्री बना रहे हैं अपन अब ड्रॉवर की बुक में। बीआर अकाउंट डेबिट न्यू बिल, कितने का है न्यू बिल 50,000, राइट है। कैश अकाउंट डेबिट कितना पार्ट पेमेंट हो गया 51,500 हो गया। टू इंटरेस्ट 1,500 क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, और टू बीआर ओल्ड बिल कितने का 1 लाख। ऐसा में चलो आगे क्या बोल रहा है ये, these transactions, these arrangement were carried out, हो गया, but afterwards रीता become insolvent। कितने में बिल रिन्यू हुआ था भैया 50,000। जिस रीता ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गई। क्या बताया था 15 मिनट पहले, जैसे ही ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो मतलब बीआर डिसऑनर हो जाएगा। अब बेटा जी जो अभी आपने रिन्यूअल में बीआर डेबिट 50,000 से किया था वो डिसऑनर कर दो, करो डिसऑनर की एंट्री। रीता डेबिट टू बीआर 50,000 डन। रीता इंसॉल्वेंट हो गई तो उसने जो 50,000 में बिल का रिन्यूअल करवाया था वो डिसऑनर हो जाएगा। अब आपकी एंट्री हो गई रीता डेबिट टू बीआर। रीता से पैसा लेना है डेबिट और बीआर कैंसिल हो रहा है तो बीआर क्रेडिट, ठीक है। फिर लिख रहा है एंड 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, तो 50,000 का 40% 20,000 ओनली।
कितने का है बी आर? 50 का। 51,500 थोड़ी है। इंटरेस्ट का क्या हुआ था? पार्ट पेमेंट के साथ पेड हो गया। इंटरेस्ट उसी दिन रीता ने पे कर दिया, तो बेटा नए बीआर का अमाउंट 51,500 नहीं है, नए बीआर का अमाउंट 50,000। 40% 50,000 का होगा, कितना? 20,000, और रिमेनिंग 30,000 बेड डेब्ट। बोलो एंट्री। कैश डेबिट 20,000, बेड डेब्ट डेबिट 30,000 टू रीता, एड है 50,000। डन बेटा, ये पूरा क्वेश्चन है, राइटिंग में सॉल्व कंपल्सरीली कर लेना। एक और क्वेश्चन अपन अभी और करेंगे, अकोमोडेशन मॉड्यूल के सीक्वेंस में आ गया है, बट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा। अब नए मॉड्यूल में आई थिंक होगा ही, क्योंकि मॉड्यूल में कोई चेंज आता ही नहीं है कभी भी। ये डॉन है ना, ये क्वेश्चन हमें और करना है। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, जैसे अभी कैटरक वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही डॉन वाला है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन है। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा जी, ये सब आप खुद से सॉल्व कर ले, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। दोनों क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ लिए उसी की तरह से, ये एक और क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर हम आएंगे अकोमोडेशन। ठीक बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं इसको। बेटा जितने बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है, आप राहुल भैया से बात करके बैकअप क्लासेस ले लें। दूसरी बात बेटा, बैठो, और मैं इस टॉपिक को रिवाइज करूंगा, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सिलेबस अपने टाइम पर कंप्लीट हो गया तो स्टार्टिंग वाला ये चैप्टर बिल्कुल लास्ट में मैं ले सकता, बट सब अनसर्टन, क्योंकि जो नया सिलेबस एड ऑन हुआ है उसके लिए प्रिडिक्शन टाइम का नहीं हो सकता। ठीक है, तो श्योरिटी नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने बच्चों ने लेट एडमिशन लिया कवर हो जाए। तीसरी बात, बहुत खतरनाक एब्सेंटिज्म हो रहा है रेगुलर बैचेस में कोविड के बाद से, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम, जैसे हमारे सिस्टम का एग्जांपल मैं आप दूं कि एक गांव में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो वहां के एक लैंडलॉर्ड ने, एक सेठ ने एक कुआं बनवा दिया कि यार ये कुआं बनवा देता हूं मैं, यहाँ पर पानी आएगा, लोगों को इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसने बेचारे ने फैसिलिटी दी। अब एक आदमी वो कुएं में कूद कर सुसाइड कर लेता। सेठ रिस्पॉन्सिबल, आदमी रिस्पॉन्सिबल? सेठ ने सुसाइड के लिए थोड़ी बनाया भैया, कुआं खुदवाया सुसाइड के लिए थोड़ी करवाया, वो तो उसने लोगों की हेल्प के लिए करवाया। वही चीज हमारे साथ हो, वो सेट है हम, और वो कुआं है ये सिस्टम। कौन सा? रिकॉर्डिंग वाला। हमने बनाया है सिस्टम फैसिलिटी के लिए, और लोग कर रहे हैं इसका मिसयूज। मिसयूज कैसे? अपन तो वीडियो देख लेंगे यार, छुट्टी मारो, जब इच्छा हो गई क्लास में आ गए, जब इच्छा नहीं है छुट्टी मार ली। वीडियो लेक्चर तो है ही भाई। गूगल के ऊपर आपको मालूम है कितना प्रिंटेड नॉलेज है? अगर उस गूगल के कंप्लीट पूरे टेक्स्ट को आप प्रिंट करवा लो, तो इस पूरी अर्थ को 52 टाइम्स पेपर से लपेट दो, इतना बड़ा लिटरेचर गूगल पर अवेलेबल है, जो हमारा सबसे बड़ा दुनिया का सर्च इंजन है उस पर। तो वो नॉलेज प्रिंट हो ही नहीं सकता है, और उस नॉलेज को एक व्यक्ति एक जन्म नहीं 100 जन्म तक पढ़ ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली हजारों चीजें वीडियोस पर अवेलेबल है। अगर आपकी क्लास जेन्युइन रीजन से छूटी है तो आपका वो वीडियो लेक्चर रिकवर हो जाएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और आप उसकी आड़ में उसकी हेल्प लेकर क्लास से बंक मारते हैं, मतलब छुट्टी मारते हैं, तो वो आपकी बैड हैबिट। जो रेगुलर बैच में तो मैं बोलता हूँ वो मानते नहीं मानते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब अपने को मान लेना चाहिए, क्लास रेगुलरली अटेंड करें। किसी रीजन से आपको फिजिकली आना आज पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिजिकल स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो सामने बैठे हुए हैं, तो आप ऑनलाइन देख लो, लेकिन आप वीडियो लेक्चर पर डिपेंडेंसी कम कर दो। जेन्युइन रीजन है, आज कोई प्रॉब्लम आ गया, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत
ट्रेजेडिक पॉइंट आ गया, ठीक है ना, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन जानबूझकर उसको अवॉइड करना है, टेंडेंसी बंद करो। अभी जोश है, यहाँ बैच पूरी भरी हुई है, 15 दिन बाद फिर थोड़े से कम हो जाएंगे, 1 महीने बाद और कम हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स क्लास की स्ट्रेंथ भी उतनी है फिजिकल, और जितनी फिजिकल थी उतनी ऑनलाइन है, मतलब वो सारे बच्चे गायब हो गए। मत करो ऐसा, मत उस फैसिलिटी को मिसयूज करो। ये 3 बातें मान लो भाई, ठीक है। चलो बाकी अपन कल कंटिन्यू करें। गुड डे।
लोग काम कैसे होते हैं? ठीक है। आज मैं चौपर से आया था, सीधा ऊपर उतरा तो ऊपर से नीचे आया ना, इसलिए प्रॉब्लम। चलिए।